उसको खुद नहीं पता क्या चाहता है। सॉरी, अगर पाकिस्तान को ये पता होता कि वो क्या चाहता है। सर, एनएससी की बैठक कर रहा है पाकिस्तान, एनएससी बैठक चल रही है पाकिस्तान से, बड़ी खबर आ रही है। वो समझने की कोशिश कर रहा है कि करना क्या है। आर्मी चीफ मुनीर भी इस बैठक में शामिल है। ये भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी बैठक है। जी सर, मुझे एक बात बताइए, तो फिर पिछले 14 दिन में क्या किया? मुंह फायरिंग, तैयारी नहीं, देखिए वो तो तैयारी करी थी, जुबानी फायरिंग थी ना। वो जो पिछले 14 दिन में तैयारी करी थी, तो उसके बेसिस पर ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने अपनी ही कंट्री को दिया था कि हम सक्षम हैं, हम तैयार हैं, हमारे रेडार ठीक हैं, हमारे तरफ से इंडिया की तरफ से परिंदा भी पर नहीं मारता, एयर स्पेस भी बंद कर दी, अपने लिए भी कर दी, मेरे लिए भी कर दी। भाई आप एक बात बताइए, फिर ये मिसाइल पहुंची कैसे? इतना इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम जो उन्होंने बोला कि S-14 उसके सामने कहीं कुछ नहीं है, S-400 उसके सामने कुछ नहीं है, ऐसा उनका क्लेम था। लेकिन ये अब आप अगर चेक भी करवा लीजिए, ये तो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम था आपके पास। कितना इफेक्टिव था कितना नहीं, पूरी दुनिया इवेलुएट कर सकती है। देखो, मैं चाइनीज के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बोलता क्योंकि हम भी कभी कभार वो खिलौने ले लेते हैं, वो सस्ते वाले जो आते हैं, हम गरीबों के जो बच्चे के लिए 100 रुपए वाले काम, हाँ वो अच्छे, वो बारबी डॉल जो है 80 रुपए में मिल जाती है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा उनके खिलाफ। लेकिन अपने आप में एक कंट्री लेवल पर, एक इंटरनेशनल लेवल पर आपके पास जो इक्विपमेंट होता है उसकी क्रेडिबिलिटी आती है। मैं नहीं बोलूंगा कि चाइनीज इक्विपमेंट थर्ड क्लास रहा होगा, इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन। अगर वो मैन जो है ना, अगर उसका जज्बा, और वो मैन का जज्बा कहाँ से आता है? वो आता है उसकी आवाम से। 140 करोड़ लोगों की आवाज जब फौज सुनती है तो वो अपने आप अपने काम को बिल्कुल ठीक तरह से करती है। जब फौज को दिखता है कि मेरी गवर्नमेंट एक अनकंफर्टेबल स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रही है, तो वो अपने आप काम अच्छा होता है। हमने आज की तारीख, क्योंकि देखिए स्ट्राइक तो कर ही रहे थे, 1 किलोमीटर लेफ्ट भी जा सकते थे, राइट भी जा सकते थे, लेकिन स्ट्राइक एग्जैक्टली क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि यस। गवर्नमेंट ने क्यों बोला? क्योंकि आवाम ने बोला कि हमें तो चाहिए एक स्ट्राइक, हमें एक अच्छी स्ट्राइक चाहिए। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहिए, अब हमें सर्जरी चाहिए। आप देख रहे हैं 9 जगह पर। अब होगा क्या कि पाकिस्तान बोलेगा कि नहीं जी, 9 जगह पर हुआ ही कुछ नहीं। ठीक है भाई, नहीं हुआ, हम भी मानते हैं, तुम भी मान जाओ, क्या बड़ी बात है? हमने तो नहीं, लेकिन ये तो पहली बार है सर, पाकिस्तान खुद चीख चीख कर कह रहा है कि हमारे लोग मार दिए। करेक्ट, वो इसलिए तस्वीरें वहां के पाकिस्तानी, अगर आप इजाजत दें मैं पाकिस्तानी नागरिकों के बयान जरा सुना देती हूँ। पाकिस्तानी नागरिक खुद ये कह रहे हैं कि दहशत का माहौल है, खौफ का माहौल है, पूरी रात हमने खेतों में छुप कर बिता दी। अब पाकिस्तान में भले मीटिंग पर मीटिंग कर ले, भारत ने तो जो करना था सो कर लिया। जरा मैं अपने पीसीआर डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूंगी, जरा बयानात सुनाएं आप वहां के नागरिकों के, किस तरीके से खौफजदा थे। चले वो निकाल रहे हैं, जब तक वो बयान निकाल रहे हैं सर, एक रिएक्शन आपसे भी है। पाकिस्तान में एनएससी की बैठक, अब वो अपना भी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो भी तय कर रहे होंगे। भारत क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? अब नेवी से आता हूं, साइलेंट सर्विस से हूं, तो गंभीरता से बोल दूंगा। एक्सपेक्ट क्या करेगा? उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि अगर भारत कुछ और अटैक नहीं करता, कुछ और नहीं करता, तो हम कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये बैकफुट पे आने का उनका अपना स्टेटमेंट ऑलरेडी क्लियर है, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ये अच्छा खासा, देखिए पहले तो मैं इसको कोई अटैक स्ट्राइक नहीं मानता, मैं तो इसको पनिशमेंट मानता हूं। और पनिशमेंट इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा था कि आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड पनिश। उन्होंने तो एलिमिनेट, किल, ये सब कुछ कहा ही नहीं, बदला भी नहीं कहा, प्रतिशोध भी नहीं कहा। और हम नए सिरे से क्यों ना सोचें इसको, क्योंकि हमने सोचा है कि कई बार वो अटैक कर करके टेररिज्म कर करके हम परेशान हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो हम एक नया कदम उठाते हैं, अपनी हिसाब से इसकी भाषा चुनते हैं, और हम प्रतिशोध, बदला, आक्रमण सबको भूल के एक इंटरनेशनल लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में जाते हुए हॉट परस्यूट करते हैं। और प्रधानमंत्री ने परसुएशन भी कहा था मधुबनी से कि हम परसुएट करेंगे। तो जब हम इस बात को जानते हैं कि हमें इस लीगल बैटल में आगे बढ़ना है, देश विदेश को साथ में लेके चलना है, तो हम ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें उनका कोई तोड़ ही नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि वो कुछ कह ही नहीं सकते इसके बाद। तो मेरा तरीका एक अलग है इस पे बोलने का, कि मैं कहना चाहता हूं कि हमने एक पनिशमेंट दिया है उनको, और अपनी जगह बनाई है, अपनी लिमिटेशंस में रह के, बिना एयर स्पेस का वायलेशन करते हुए, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए,
एक जमीर की लड़ाई लड़ी है। जमीन से हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई जमीन की कार्रवाई नहीं करनी है इस बार, और हम सिर्फ स्ट्राइक कर रहे हैं स्पेसिफिक, प्रिसाइज, टू द पॉइंट, और जहां उनको हिट कर रहा है नो कोलेटरल डैमेजेस और किसी को कोई तकलीफ नहीं। पाकिस्तान की जनता से हमें परेशानी नहीं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से हमें परेशानी नहीं, उनके मिलिट्री से हमें परेशानी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि सपोर्टर्स, इनेबलर्स एंड फाइनेंसर्स, तो इनको भी तो हमें देखना पड़ेगा, उनको भी हम देख लेंगे, और हम इंतजार कर रहे हैं उनको आगे आने का, तब उनको भी देख लेंगे। वैसे तो वो खुद ही टूट चुके हैं, उनका अपना ही मनोबल टूट चुका है, उनकी आर्मी बची ही नहीं है, तो वो तो ऐसे ही टूट जाएंगे। हमको इस अंडे को बाहर से नहीं फोड़ना है, इसको अंदर से फोड़ना है। नया भारत है, नया दिन है, नया प्रकाश है, नई तालिका है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मेजर जनरल JK बंसल जी भी जुड़ गए हैं। आपने भी लंबे समय तक भारत की फोर्सेस में सेवा दी है सर। इस वक्त हर हिंदुस्तानी अब ये जानना चाहता है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि एक आतंकी हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ, इसका मुंहतोड़ जवाब भारत ने दे दिया है। अब क्या भारत और पाकिस्तान के बीच क्या कोई कन्वेंशनल वॉर, ऐसी संभावना? देखिए, संभावना कम है। कारण उसका यह है कि भारत ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, और अचीव करने के बाद में भारत ने जो विदेशों में US को ले लीजिए, UK, सऊदी अरेबिया, UAE या सबको ये बता दिया है, और मार्को रूबियो से बात भी हो गई है, तो उनको पहले ठीक से समझा दिया है। तो अब सब यही कह रहे हैं, जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, UN के समिट के आगे नहीं बढ़ाना है, तो हमारा एम ख़त्म हो गया। अगर सब कहते हैं तो पाकिस्तान कैसे बढ़ाएगा? और पाकिस्तान की क्षमता भी नहीं है। क्षमता इसलिए नहीं है कि उनके पास में ना कोई गोला बारूद है जो ख़त्म होने जा रहा, खाने के लिए राशन नहीं है, पेट्रोल नहीं है। जब इकोनॉमी नहीं है, 6 बिलियन या 8 बिलियन उनका फॉरेन रिजर्व है, वो ख़त्म हो जाएगा तो कैसे लड़ेंगे? दूसरा, वो किसी तरह का कर भी नहीं सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि जो बेसिकली हमारी, चाहे सेना ले लीजिए, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, सभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अभी तो सिर्फ थल और वायु नहीं किया है, जल सेना जो है हमारी नेवी तो खड़ी हुई है अभी वहाँ पे तैयार, बिल्कुल अरब सागर में। जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर जो विक्रांत है, और INH सूरत ने अभी मिसाइल का अपना परीक्षण भी किया था, ब्रह्मोस, जिसकी मारक क्षमता 400-450 किलोमीटर है। और जो हमारी एयर डिफेंस है बड़ी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग में सबसे पहले हमारे 4 लेयर हैं। आयरन जो डोम है इजराइल का, उसी की लाइन पे है कि सबसे पहले हमारी पृथ्वी एयर डिफेंस है, जिसको वो स्पेस में ही रोक लेती हैं। फिर जो एडवांस एयर डिफेंस है, फिर आकाश है, और उसके बाद में हमारे पास S-400 है जो बैलिस्टिक और क्रूज दोनों मिसाइल को रोक सकता है, और बाराक 8 भी है। तो इस तरह से पाकिस्तान की कोई हिमाकत नहीं है किसी तरह का कोई हमला करने की, क्योंकि हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप पे क्या है, ना कि उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे क्या, ना उनकी जनता पे क्या। तो उनके पास में अगर वो करेंगे तो क्या करेंगे? अगर वैसे तो वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कर रहे हैं, उसमें हमारी कुछ निर्दोष जनता को कुछ थोड़ी कैजुअलिटी हुई हैं, लेकिन वो अगर वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अगर वो कोई अटैक करने की कोशिश करते हैं तो उसका रिटेलिएटरी इफेक्ट उतना ज़बरदस्त होगा कि पाकिस्तान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, और 2-3 दिन के बाद में वो उसकी बिल्कुल क्षीण होकर के शक्ति। सर, 2 बॉर्डर्स पर इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं। राजस्थान बॉर्डर से मनीष भट्टाचार्य हैं, और पंजाब बॉर्डर से इस वक्त अभय पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, पहले तो ये बताएं, राजस्थान बॉर्डर की स्थिति क्या है, क्योंकि मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की तैयारी की जा रही थी। यहाँ भारत में भी हर व्यक्ति को ये लग रहा था कि आज का दिन तो ड्रिल का है, लेकिन भारतीय फौज, भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तानियों को उनकी जमीन पर ड्रिल कराई, आतंकियों को उनकी जमीन पर ड्रिल कराई। हम तो यहाँ बस इंतजार ही करते रह गए कि अब अगला कदम क्या होने जा रहा है। देखिए, ऐसा ड्रिल किया है कि पाकिस्तानियों के होश उड़ चुके हैं, लेकिन अभी समय खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर बाद भारतीय वायुसेना के जो विमान है, लड़ाकू विमान मिग, राफेल, सुखोई जैसे, वो सरहद के बेहद नजदीक होकर गुजरेंगे। ये युद्धाभ्यास होगा जैसा कि पहले से तय है, और उसके अलावा सरहद पर जबरदस्त हलचल भी है। यहाँ पर सारी तैयारियां कर रखी हैं, बॉर्डर के आसपास के गाँव को खाली करा लिया गया है, और ब्लैकआउट जो कि शाम को 8 बजे और रात को 11 बजे होगा, मॉक ड्रिल की भी पूरी तैयारी है। लेकिन उससे पहले सबकी नजर इस युद्धाभ्यास पर है जो भारतीय वायुसेना की होने वाली है। और ये जो विमान है भारतीय वायुसेना के, जो फाइटर जेट हैं, ये सरहद के बेहद नजदीक से होकर गुजरेंगे। और आप समझिए, जब ये फाइटर विमान सरहद के पास से एकदम गुजरेंगे तब उसकी गर्जना से ही थर-थर कांपेगा पाकिस्तान, क्योंकि उससे पहले की झलक सब कुछ घंटे पहले पाकिस्तान देख चुका है कि किस तरीके से वहां पर हाल हुआ है। और थोड़ी देर बाद ये युद्धाभ्यास होगा, और उसके बाद जो BSF आर्मी जो सरहद पर तैनात है वो
बेजोड़ शील्ड बनाकर वहां पर मौजूद है। गांव को खाली कराया है, लोगों को समझाया गया है, मॉक ड्रिल किया गया है और बताया गया अभी हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान बॉर्डर की तरफ अभी तक पाकिस्तान की ओर से कोई प्रोवोकेशन नहीं हुआ है, जो अभी इस वक्त हमें कश्मीर बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है, जो सीजफायर वायलेशन बार बार हो रहा है। जरा एक बार पंजाब बॉर्डर की स्थिति भी हम जान लेते हैं। अभय, वहां से क्या तस्वीरें, क्या रिपोर्ट? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरीके से भारत ने स्ट्राइक की है और आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की है, मसूद अजहर ने कभी सोचा नहीं होगा कि उसके घर में इस तरीके की स्ट्राइक की जाएगी और पहलगांव आतंकी हमले का बदला लिया जाएगा। इस वक्त पंजाब बॉर्डर क्योंकि बिल्कुल संवेदनशील इलाका है, फेंसिंग से लगे हुए गांव हैं, तो ऐसे में अगर कोई अटैक करता है पाकिस्तान, कोई रिप्लाई करता है, तो इस तरीके की तैयारियां बिल्कुल ओपन एरिया है। आप देख रही हैं यहाँ पर अटारी के बिल्कुल पास में मौजूद है, अमृतसर का एक इलाका है और यहाँ पर एक बिल्कुल ओपन एरिया तय किया गया है जहां पर अब से थोड़ी देर बाद एक ड्रिल होने वाली है और ड्रिल होगी। आप देख सकते हैं इस तरीके के सायरन जो हैं वो यहां पर लाए गए हैं। 16 जगहों पर अमृतसर में इस तरीके के सायरन 3:55 पर बजाए जाएंगे और उसके बाद यह मैसेज दिया जाएगा कि डमी एयर अटैक हुआ है, उस वक्त कैसे बचना है। जैसे ही सायरन बजेंगे यहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, पंजाब पुलिस सब यहां पर मौजूद है, सिविल डिफेंस यहां पर मौजूद है। एक ब्रीफिंग यहां पर की जा रही है और सामने जो आप वो लकड़ी का सामान देख रहे हैं, यहां पर एक डमी ब्लास्ट किया जाएगा। ब्लास्ट करने के बाद किस तरीके से लोग घायल होते हैं, कैजुअलिटी होती है, इन सारी चीजों को यहां पर एक तरीके से प्रैक्टिस की जाएगी कि अगर इस तरीके की कभी सिचुएशन होती है, कोई ब्लास्ट होता है, तो ऐसे में हमारी सारी एजेंसीज का रिस्पांस टाइम नोट किया जाएगा कि जल्द से जल्द सबको अस्पताल भेजा जाए। हालांकि अगर अटारी बॉर्डर की हम बात करें मीनाक्षी, तो फिलहाल हालात वहां पर सामान्य हैं, लेकिन हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे हम इंडियन आर्मी की बात करें, बीएसएफ की बात करें, सब पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और खास तौर पे बॉर्डर किनारे वाले जो गांव हैं वहां पर भी लोगों को अलर्ट होने के लिए कहा गया है। और बिल्कुल, और इस वक्त बॉर्डर इलाके के जितने भी गांव हैं, जितने भी शहर हैं, उन्हें अलर्ट मोड पर रहना ही होगा, क्योंकि दीपक वोरा सर, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। वो कहता क्या है, फिर करता क्या है, क्या उसके मंसूबे होते हैं, कोई तारतम्य उसमें दिखाई नहीं देता। इसलिए भले ही हम ये मानकर चल रहे हैं कि कोई कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, लेकिन फिर कोई घटिया हरकत पाकिस्तान नहीं करेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी यही है कि वो घटिया हरकत जरूर करेगा। वो उसके डीएनए में है, उसको वो बदल नहीं सकता, वो पैदा उसी लिए हुआ है। मैं इसमें दो चीजें बताना चाहता हूं। मैं डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूं, तो सबसे पहले मैं देखता हूं स्टॉक मार्केट के फिगर्स। कराची स्टॉक एक्सचेंज टुडे सर, जनरल साहब, टुडे has tanked over 1000 points and it's continuing to fall, यानी उसका लोअर सर्किट ब्रेकर, उससे नीचे गिरे तो सर्किट ब्रेकर आता है, वो ट्रिगर हो गया है कि अब ट्रेडिंग बंद कर दिए, गिरता जा रहा है, गिरता। इंडियन स्टॉक मार्केट, जन्मदिन मुबारक हो, ऊपर 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 चढ़ रहा है। अब आप खुद अनुमान लगा लीजिएगा कि हम कहां पहुंच रहे हैं। कॉन्फिडेंस इन द इंडियन इकोनॉमी, टोटल लैक ऑफ एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी, ये पहली चीज हम लोग देख रहे हैं। दूसरी चीज मैम, जो मेरी दादी की दादी की दादी की परदादी है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से आप जानते हैं उसको, न्यूयॉर्क में है, अब बुढ़िया हो गई 80 साल की, वहां का जो व्यक्ति है अपने आप को महासचिव कहता है, उसके ऊपर लिख के जब वो अपना ओथ लेता है, उसको बताया जाता है कि कहीं भी अंतरराष्ट्रीय कोई सिचुएशन हो, दो चीजें कहना, मैक्सिमम रिस्ट्रेंट, आई विल मीडिएट। अब वो यही करेगा। पाकिस्तान उसके बाद जाके कहेगा चाचा बचा लो मुझे, बोलेगा मैक्सिमम रिस्ट्रेंट। तो हमने कहा पाकिस्तान को बोलो मैक्सिमम रिस्ट्रेंट, हम तो नहीं, जो करना है वो करेंगे। फिर पाकिस्तान बोलेगा चाचा मुझे बचा लो, फिर कहा अच्छा मैं भारत से बात करता हूं। मैंने कहा यार मेरे विदेश मंत्रालय का चपरासी भी तेरे से बात नहीं करेगा, आराम से बैठ वहां पर। सो आई एम टेलिंग यू मैम, दीज टू थिंग्स यू आर गोइंग टू सी इट हैपन। पाकिस्तान ने तो उनकी मीटिंग कन्वीन करने को कही है, उनको पता नहीं है क्या करना है। फाइनली माई फ्रेंड्स इन पाकिस्तान, लॉट्स ऑफ योर डिप्लोमैट्स मेरे दोस्त हैं, सर हम चाणक्य की संतान है, किससे पंगा ले रहे हैं आप लोग? अपने आप को बड़ा शातिर समझते हैं। याद है 1999 में नवाज शरीफ गया था बिल्लू भाई क्लिंटन से कहने के लिए मुझे बचा लो, और बिल्लू भाई क्लिंटन बोला क्या प्रेस रिलीज है? आपके जो साथ में लोग थे ना, वो 50 प्रेस रिलीजेस लेके आ गए, बड़े शातिर बड़े होशियार बन रहे थे। मुझे ब्रूस रीडल जो उस समय मौजूद थे वहां, उन्होंने बताया था कि बिल्लू भाई क्लिंटन ने कहा इन सबको बाहर निकालो, सिर्फ नवाज शरीफ और मैं बात करेंगे। नवाज शरीफ बाहर निकला, मुंह चेहरा उसका लटका हुआ था। यही हालत इन लोगों की हो रही है, बहुत होशियार समझते हैं बेवकूफ। मैम सॉरी, आई एम सॉरी टू से दिस एज एन एम्बेसडर ऑफ इंडिया, बट ये सच्चाई है। अब आप ही ने कहा कि पाकिस्तान है ही
ऐसा, वहां की डिप्लोमेसी है ही ऐसी, वहां की फौज काम कर रही है या फौज के पीछे आईएसआई काम कर रही है या आतंकी काम कर रहे हैं, इसके बीच में सेग्रीगेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।